एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने जहां एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने और आगे बढ़ाने की मांग कर दी है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी दबाव के चलते कई बीएलओ की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिनमें एक की मौत भी हो गई है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर अखिलेश को कहा कि बिहार में मगध हार कर वो आए हैं, अब जनता उन्हें अवध में भी हराए। वहीं मंत्री राजभर ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष झूठा माहौल बना रहा है। वोटर लिस्ट में बेवजह की बात का जो है, किसी की बात को नहीं काटा जा सकता, किसी का नाम नहीं काटा जा सकता। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सपा सांसद लगातार एसआईआर प्रक्रिया के लिए डेडलाइन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। उसे क्या 6 महीने 10 महीने और नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मन में खोट है और वो परेशान करने की नियत से कि जितने लोगों का नाम 4 तारीख तक सूची में आ जाएगा, बाकी लोगों से वो कागज और उनके दस्तावेज मांगेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लेटर लिख करके मांग की है कि 3 महीने का समय बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जिला है, 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर इतने कम समय के अंदर ये एसआईआर का काम होना बहुत मुश्किल है। पहले तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब अब चुनाव आयोग करा ही रहा है तो समय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? एसआईआर को लेकर एसपी की बयानबाजी पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा है कि अखिलेश बिहार में मगध हार कर आए हैं, अब जनता इन्हें अवध में भी हराएगी। समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सरकारी परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जाकर के भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे। ऐसा वहां जब भाषण दिए तो उस अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहां जहां प्रचार करने गए। अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारे। वहीं कांग्रेस और एसपी का कहना है कि सरकार के दबाव के चलते चुनाव आयोग जागती कर रहा है, जिसके चलते बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कि लोगों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई। जो बीएलओ बनाए गए हैं, बीएलओ 4 बीएलओ मर चुके हैं, इतना टेंशनाइज हुए हैं, काम का दबाव डाला जा रहा है और तमाम जगह शिकायतें मिल रही हैं। यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर को लेकर कहा कि विपक्ष झूठ का माहौल बना रहा है। वोटर लिस्ट में बेवजह किसी का नहीं काटा जा रहा है। आपने देखा कि एसआईआर होने की वजह से आपके बिहार में वोट का परसेंटेज बढ़ाना, तो उसी तरह जो हो रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, न किसी का नाम कटने का है। सिर्फ आप फार्म भर करके आप दे दीजिए, आपको 9 तारीख को जो सूची प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। अपना दल के विधायक पल्लवी पटेल ने एसआईआर के विरोध में फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है। मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं, तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ, मेरे तमाम दस्तावेज हैं, तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? एसआईआर को लेकर जहां विपक्ष बीएलओ पर बढ़ते दबाव की बात कहकर समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी ने पूछा है कि विपक्ष आखिर घुसपैठियों को बचाने में क्यों जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ आज कड़ा संदेश दिया। योगी ने कहा कि आतंकवाद, उपद्रव और अराजकता के पीछे की सोच को खत्म करना होगा। वहीं एसपी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। एसपी ने आरोप लगाया कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार सुरक्षित माहौल देने में नाकाम रही है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है।
जमहूरी का थीम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित युवा रहा है। एडवेंचर और अन्य सकारात्मक गतिविधियों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारीज के ध्यान योग शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद, उपद्रव और अराजकता के पीछे की सोच को खत्म करना होगा। और दूसरा पक्ष है जो से नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। वहीं सीएम योगी के बयान पर एसपी प्रवक्ता का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार सुरक्षित माहौल देने में नाकाम रही है। आतंकवाद का घिनौना चेहरा कभी जम्मू कश्मीर में नजर आता है तो कभी दिल्ली में नजर आता है, जिसमें मासूमों की जान जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता से ये वादा किया था देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। ब्रह्म कुमारीज के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें यहां आकर काफी खुशी हुई। भारत की सभ्यता ने विश्व कुटुंबकम का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए आरएसएस ने यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ में समन्वय बैठक शुरू कर दी है। बैठकों में जनता से जुड़ी योजनाएं और सुशासन विकास की रणनीति आरएसएस सेट कर रहा है। दरअसल संघ नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी में कोई कसर रह जाए। अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद से यूपी में आरएसएस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस ने पहली बार राज्य के अलग अलग मंत्रियों के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। इन बैठकों का मकसद शासन से जुड़ी अलग अलग समस्याओं की सीधी जानकारी लेना और सरकार के कामकाज को और बेहतर बनाने के सुझाव देना है। विभागों से जुड़े प्रमुख सचिवों और दूसरे अधिकारियों को भी इन बैठकों में बुलाया जा रहा है। इसमें संघ और उसकी सहयोगी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। 18 से 24 दिसंबर के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ आरएसएस की समन्वय बैठकें हो रही हैं। इसकी शुरुआत अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएम योगी से अयोध्या में करीब 90 मिनट तक बैठक की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लगातार बैठकें होना भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति के अंतर्गत है, जिसे समन्वय बैठक कहा जाता है। सभी स्तर पर मंत्रियों के साथ और संगठन के लोगों के साथ आपस में मिलकर विमर्श करना, कार्य योजना बनाना, इन सारी चीजों को एक व्यवहारिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। बीजेपी आरएसएस के बीच अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक में श्रम और रोजगार मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे, जिसमें भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। दूसरी बैठक कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सरकारी आवास पर हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ शामिल हुआ। तीसरी बैठक उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी के सरकारी आवास पर हुई, जिसमें आरएसएस की सहयोगी संस्था लघु उद्योग भारती शामिल रही। चौथी बैठक में आरएसएस की सहयोगी इकाई आरोग्य भारती की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। वहीं पांचवी बैठक में एबीवीपी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ सरकार के जो जनोपयोगी काम हैं 8 साल के, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम चल रहा है। और ये भी सही है
कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ साथ जो वैचारिक परिवार है, जो समान विचारधारा के लोग हैं, वो भी सरकार और संगठन के इस काम में हाथ बटा रहे हैं। इन सभी बैठकों का मकसद ये तय करना था कि आरएसएस बीजेपी के बीच तालमेल मजबूती के साथ बना रहे। संघ ये नहीं चाहता कि 2027 के लिए यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कमी रह जाए। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ में समन्वय बनाते हुए जो जनता की बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर रही है और लगातार बैठकें मंत्रियों के साथ में भी आरएसएस के जो अनुषंगिक संगठन हैं उनके स्वयंसेवक कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत निसार, न्यूज़ 18 लखनऊ। बिहार में मिली बम्पर जीत से उत्साहित बीजेपी अब 2027 के लिए यूपी में संगठन को और मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी ने 14 जिलों में नए जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द हो सकता है। दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर भी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व का मंथन तेज हो गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी यूपी में अपने संगठन को और मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करते हुए 14 जिलों में नए जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 7 सामान्य वर्ग के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि ओबीसी वर्ग से 6 और एससी वर्ग से 1 नेता को जिलाध्यक्ष बनाया है। आगामी 2026 में जहां पंचायत चुनाव है तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गया है। लिहाजा पार्टी नए तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द हो सकता है। दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर भी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व मंथन तेज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछले 1 साल में कई नाम चर्चा में रहे। पिछड़े वर्ग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद, राष्ट्रीय मंत्री रेखा वर्मा, पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है। वहीं अगड़े वर्ग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, पूर्व मंत्री एवं मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का नाम है। दलित वर्ग में एमएलसी विद्यासागर सोनकर, पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य का नाम है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव के रिजल्ट से उत्साहित बीजेपी यूपी में भी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करना चाहती है। कि पार्टी ने जो अब उभर रहे जातिगत समीकरण हैं उसको अच्छी तरह से समझने के बाद एक नए तरीके का एक संगठन का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो आगे आने वाले चुनाव में तमाम सारे क्षेत्रों में उन जातियों को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने में सफल होगा, जो अभी तक पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कोई भी चेहरा सामने लाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पिछड़े वर्ग और दलित समाज के अधिकारों पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए किसी भी को चेहरा वो बना ले, उसका लाभ कोई मिलने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी प्रदेश के प्रमुख नेताओं की राय शुमारी हो चुकी है, जिसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान पिछड़े वर्ग के नेता को सौंपी जाए या अगड़े वर्ग के नेता को सौंपी जाए। जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यूपी में नए अध्यक्ष की घोषणा कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे, दिल्ली से। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आधार कार्ड जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं रहेगा। योजना विभाग ने आधार को जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर उपयोग करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जहां इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया, तो एसपी ने इसे पीडीए समाज के वोटर्स के नाम कटवाने का सरकार का प्रोपोगेंडा बताया है। इस रिपोर्ट में आपको योगी सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है।
आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रामाणिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। ये कदम UIDAI की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए उस पत्र के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अनुमानित होती है, इसके प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस फैसले से धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। आजम खान जैसे लोग अपने बच्चों को विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण न मानने के आदेश पर एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि पीडीए समाज के वोटर के नाम कटवाने का सरकार का हथकंडा है। ये आदेश के पीछे केवल पात्र व्यक्तियों का जो पीडीए के हैं, जिनके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है, उनको परेशान करने का और उनका मतदाता सूची से नाम कटवाने का एक सुनिश्चित विचार है, जिसके आधार पर इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। योजना विभाग ने निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि आधार में जन्म तिथि तो होती है, लेकिन इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र लिंक नहीं होता, इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इधर विवादित बयान केस में आजम खान बरी हो गए। अमर सिंह की बेटियों पर विवादित बयान देने के मामले में फैसला आया। एक इंटरव्यू के दौरान विवादित बयान उन्होंने दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आज आजम खान पेश किए गए थे। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खान को आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले में दोषी पाए गए। रामपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया था और इस समय दोनों आजम खान अपने बेटे के साथ में रामपुर जेल में बंद है। मामले में फैसला आना था, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ उसमें? ये अमर सिंह के द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। ये थाना अजीम नगर में क्राइम नंबर 45/2020 में पंजीकृत हुआ था। अमर सिंह द्वारा ये मुकदमा लखनऊ में पंजीकृत कराया गया था, लेकिन वहाँ से जो था ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि रामपुर में हुआ, तो वो मुकदमा रामपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया था और थाना अजीम नगर में 45/2020 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडेन युक्त फेंसाडिल कफ सिरप मामले में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी हो रही है। लखनऊ में आरोपी अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया गया, वहीं वाराणसी में भी जांच पड़ताल जारी है। आपको बताएं कि बैन कोडीन कफ सिरप योगी सरकार ने सख्त निर्देश इसको लेकर दिए हैं कि ये प्रदेश में कहीं भी ना मिले। बैन कफ सिरप बेचने पर लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाएगा और साथ ही बैन दवा मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैन कोडीन कफ सिरप बेचने पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं और यूपी के सभी डीएम को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यूपी में कोडीन कफ सिरप की बिक्री पर बैन है। आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश भी इसको लेकर पहले ही जारी कर दिए गए थे। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त फेंसाडिल कफ सिरप मामले में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी हो रही है। एसटीएफ और पुलिस ने कफ सिरप से जुड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। लखनऊ से आरोपी अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया, वहीं वाराणसी में भी जांच पड़ताल हुई। कफ सिरप गैंग का गढ़ आजमगढ़ बताया जा रहा है। इस पूरे गैंग का सूत्रधार आजमगढ़ जिले के नरवे गाँव के रहने वाले विकास सिंह नरवे है, जो अमित सिंह टाटा और शुभम की मीटिंग कराकर न पैसों का इन्वेस्टमेंट कराया, बल्कि पूर्वांचल के बाहुबली और राजनीतिक संरक्षण भी दिलाने का काम कर रहा था। फिलहाल अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडीन युक्त कफ सिरप की जांच की आंच अब वाराणसी भी पहुंच गई है। कोडीन युक्त कफ सिरप की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने सप्त सागर दवा मंडी में जांच की। टीम ने 100 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित कफ सिरप को खपाने की जांच की। वहीं कल गिरफ्तार हुआ अमित सिंह टाटा जौनपुर के पूर्व सांसद का करीबी बताया जा रहा है।
अमित सिंह टाटा जौनपुर के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की तैयारी कर रहा था। कब सिरफ तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के साथ वो पश्चिम बंगाल तक कब सिरफ की तस्करी करता था। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि कब सिरफ मामले में गिरफ्तार सहारनपुर के विभोर राणा और विशाल सिंह से पूछताछ के दौरान अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।